हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इंडिया एयर बुक का अगला चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 20 और 21, जो रिलेट करते हैं ट्रांसपोर्ट और अर्बनाइजेशन से। इसमें हमें वहीं गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीम दिखेंगी जो शहरीकरण में यूज़ हुई हैं, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भारत में कितनी ग्रोथ हुई है उसको भी हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो आप एंड तक में हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर नंबर 20 है आवासन और शहरी कार्य। इसमें हमें शहरीकरण से रिलेटेड कुछ डाटा देखने को मिलेगा। तो शहरी विकास राज्यीय कार्य होता है और संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इस संबंध में कई कार्य शहरी स्थानीय निकायों के सुपुर्द करने का आदेश दिया गया है। ठीक है। फिर भारत अभी भी व्यापक तौर पर ग्रामीण से अर्ध शहरी समाज के रूपांतरण की प्रक्रिया के बीच में है। संयुक्त राष्ट्र के 2030 के विकास एजेंडा में शहरों के लिए संधारणीय स्थायी विकास लक्ष्य एसडीजी पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ है कि मानव बस्तियों को सम्मिलित, सुरक्षित, लचीली और स्थायी बनाने के लिए शहरों एवं समुदायों के संधारणीय विकास पर जोर दिया गया है। विकास की वर्तमान दर पर भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक 575 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 53 शहरों की आबादी 1 मिलियन से अधिक थी, तथा 37.71 करोड़ भारतीय, जिसमें देश की 31.16% आबादी शामिल है, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। शहरीकरण से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वर्ष 2031 तक शहरी आबादी के लगभग 60 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। अब शहरीकरण की जो विकास दर तेज हो रही है, वो हमारे लिए कुछ चैलेंजेस भी लेके आ रही है। अभी आपने बेंगलोर में देखा, जहाँ पे पानी की कमी हो रही है, ठीक है? और भी कई शहर हैं जहाँ पे पानी की कमी से लोग जूझ रहे हैं। तो उसमें क्या-क्या चुनौतियाँ और हैं, वो देख लेते हैं। शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, जैसे पानी, स्वच्छता और शहरी परिवहन, शहरी गरीबी को कम करना, भूमि संसाधनों का नियोजित विकास और मलिन बस्तियों के विस्तार को रोकना शामिल है। जैसे चेन्नई में बाढ़ आ गई थी, तो स्पॉन्ज सिटी का एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा 2021 या 22 के अराउंड, वो आया था। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। फिर आज भारत के शहर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 65% का योगदान करते हैं, जिसके वर्ष 2030 तक 70% तक बढ़ने का अनुमान है। ठीक है? फिर आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 2015 से अपने प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू कर रहा है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को शुद्ध पानी की आपूर्ति, बिजली सहित बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। ठीक है? यानी बिपाशा, बिजली, पानी और सड़क। ठीक है? इसके अंतर्गत विकास प्राधिकरणों के तहत आने वाली शहरी क्षेत्रों सहित देश के सभी वैधानिक कस्बों को कवर किया जाता है। यह योजना पात्रता पूरी करने वाले झुग्गी झोपड़ी निवासियों को घर उपलब्ध कराने के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि पर झुग्गियों के पुनर्विकास, साझेदारी में किफायती आवास, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना और लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण सहित 4 कार्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना सतत विकास लक्ष्यों 2030 के तहत एक भी व्यक्ति पीछे न छूटे जैसे व्यापक एजेंडे के साथ तैयार की गई है, और 2017 से क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत मध्यम आय वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है, और स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए मिशन को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है, जो कि टाइमलाइन 2022 तक की थी कि सभी को आवास मिल जाएगा। अब उसे 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है? फिर एक मिशन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो 2014 में यह मिशन शुरू किया गया था। इसका क्या था कि भारत खुले में शौच मुक्त हो गया है। ठीक है? फिर अब इसमें क्या है कि एसबीएम यू 2.0 को 2026 तक कचरा मुक्त शहरी भारत की दृष्टि से 2021 में लॉन्च किया गया था। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का जो दूसरा वर्जन शुरू किया गया, वो 2021 में लॉन्च किया गया, ताकि 2026 तक जो भारत के शहर हैं उन्हें कचरा मुक्त किया जा सके। ठीक है? अब इसमें जो प्रमुख घटक क्या है कि सतत स्वच्छता और प्रयुक्त जल प्रबंधन और सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। यह मिशन देश के सभी 4800 प्लस शहरी स्थानीय निकायों को कवर करता है। अब इसमें और आगे क्या है कि गीले अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में कंपोस्टिंग और बायोमेथेनेशन को प्रबंधन के तरीकों के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के साथ संरेखित होते हैं। गीले जैविक कचरे के बायोमेथेनेशन को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प SATAT और गोवर्धन योजना के तहत 75 अपशिष्ट से बायोमेथेनेशन संयंत्र विकसित करने और नगर निगम के ठोस कचरे से व्यावसायिक पैमाने पर संपीडित बायोगैस उत्पन्न करने के लिए लिंकेज का प्रावधान किया जा रहा है। गोवर्धन योजना हमने अपने पिछले वीडियो में देखी है। ठीक है? फिर प्रत्येक शहर में एक स्थायी RRR रिड्यूस रीयूज रिकवर केंद्र भी होता है। मिशन अपशिष्ट से बिजली के माध्यम से अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू मनी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रसंस्करण के उच्च क्रम पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है? फिर इसके तहत क्या है कि शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की आवश्यकता को पूरा करने और अधिक आवाजाही वाले स्थानों, धार्मिक और अन्य पर्यटक स्थलों में आकांक्षी शौचालय प्रदान करने की पहल शुरू की गई है।
महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुलाबी शौचालय और सी लाउंज का निर्माण किया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा यानी मैन होल से मशीन होल परिवर्तन पहल के तहत 14 से 65 शहरों ने पहले ही सेप्टिक टैंक और सीवर की मशीनीकृत सफाई की पुष्टि करते हुए श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित कर दिया है। ठीक है? तो जो सफाई मित्र हैं, उनके लिए ये कदम उठाया गया। फिर एक स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया। तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य निवेश आकर्षित करने और स्मार्ट समाधान लागू करके शहरी विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास है। स्मार्ट सिटी में निहित बुनियादी तत्वों में प्रचुर जलापूर्ति, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सुचारू शहरी आवागमन और सार्वजनिक परिवहन, वहनीय आवास खासकर निर्धन वर्ग के लिए, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण, सुशासन विशेषकर ई गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता, नागरिकों की सुरक्षा तथा महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए उचित वातावरण एवं स्वास्थ्य और शिक्षा। मिशन के हिस्से के रूप में सभी 100 स्मार्ट शहरों ने विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किए हैं। ठीक है? तो 100 स्मार्ट शहर बनाने की परिकल्पना है इसमें। अब उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आगे दी हैं। तो जलवायु स्मार्ट शहर, तो समग्र जलवायु अनुकूल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 100 स्मार्ट शहरों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की योजना बनाते और उन्हें शुरू करते समय हरित मानसिकता का निर्माण करना है। मतलब अगर कोई घर बना रहे हैं, तो पहले जो क्लाइमेट पैरामीटर हैं, उनको भी उसमें अब शामिल किया जाएगा। फिर एक मिशन है अमृत। तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। शुरू में 500 शहरों को इस मिशन के लिए चिन्हित किया गया था। 15 शहरों का विलय हो गया और वर्तमान में अब 485 अमृत शहर हैं। 1 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थानीय निकाय, राज्यों की राजधानियां, यूटीज, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, हृदय के अधीन शहर, मुख्य नदियों के किनारे पर चिन्हित शहर, पर्वतीय राज्य द्वीप एवं पर्यटन केंद्र इस श्रेणी में आते हैं। मतलब इसमें कौन कौन से कैटेगरी के राज्य शामिल हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं शहरों के मामले में, वो सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो अमृत योजना में देश की 60% शहरी आबादी को समाहित किया गया है और यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। ठीक है? फिर कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को 2021 में शहरों को पानी पहुंचाने और सभी अधिकृत कस्बों में हर घर के नल पानी कनेक्शन पहुंचाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। फिर आ जाती है नई योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी निर्धन घरों की गरीबी एवं दुर्बलता को दूर करने के लिए 2013 से केंद्र द्वारा प्रायोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन संचालित कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत देश के सभी सांविधिक शहरों को शामिल किया जाता है, जिनका चुनाव राज्य स्थानीय जरूरत एवं क्षमता के आधार पर करता है। ठीक है? अब इसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास। इस योजना के अंतर्गत शहरी निर्धन महिलाओं, दिव्यांगजनों, मितव्ययी एवं ऋण आधारित स्वयं सहायता समूह एसएचजी और उनके समुदाय आधारित संगठनों को गतिशील बनाने से जुड़ी परिकल्पना करता है। फिर कौशल विकास एवं प्लेसमेंट, मतलब शहरी निर्धन वर्ग है उसको कौशल आधारित कार्यों में प्रशिक्षित कर आजीविका कमाने के लिए दक्ष बनाना। फिर स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी निर्धन व्यक्तियों को रोजगार उपक्रम, लघु उद्यम खोलने के लिए सहायता दी जाती है। शहरों में रेहड़ी पटरी लगाने, मतलब फुटपाथ पर जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है, या फुटपाथ पे जो अपनी रेहड़ी लगाते हैं, उनके लिए बाजार विकास, ऋण अधिकार, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, कौशल विकास और सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक सहयोग विलयन, नवीकृत एवं विशेष परियोजनाएं, लोक निजी एवं सामुदायिक सहभागिता पीपीसीपी के माध्यम से नगरीय रोजगार के स्थायी स्रोतों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। ठीक है? तो ये सारी चीजें इस योजना के घटक हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। अब एक है पथ विक्रेता अधिनियम 2014। तो सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को कोलेट्रल मुक्त कार्यशील पूंजी, मतलब कोलेट्रल मतलब वो जो एक सिक्योरिटी होती है ना, तो कागज या जो भी आप कुछ बैंकों के पास रख के ऋण लेते हैं, तो कोलेट्रल मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करने, उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू और मजबूत करने में मदद करने के लिए 2020 में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। इस केंद्रीय क्षेत्र कल्याण योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके उद्देश्यों में क्या क्या चीजें शामिल हैं वो हम देख लेते हैं। पथ विक्रेताओं के लिए औपचारिक क्रेडिट चैनलों के दरवाजे खोलना, लेन देन का विवरण बनाने के लिए स्ट्रीट वेंडरों द्वारा डिजिटल लेन देन को अपनाने को बढ़ावा देना, जिससे उन्हें भविष्य में भी ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पथ विक्रेताओं और उनके परिवार के सदस्यों आदि के लिए एक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा जाल का निर्माण होना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो आसपास के ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों के विक्रेता ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लाभार्थियों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी, एक संपूर्ण आईटी प्लेटफॉर्म और वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप, स्ट्रीट वेंडर परिवारों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग करके उन्हें उनके व्यापक कल्याण के लिए केंद्र सरकार की 8 योजनाओं से जोड़ा जाना शामिल है। तो अब उसमें 8 योजनाएं कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं।
ये योजनाएं हैं पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के तहत पंजीकरण, जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना। ये सारी योजनाओं को उसमें शामिल कर दिया गया है। अब सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। तो जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के एक भाग के रूप में सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने की दिशा में निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले शहरी विकास को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए शहरों को झेलने लायक बनाना और जलवायु परिवर्तन से होने वाली दुर्घटनाओं और आपदा जोखिमों से निपटने के लिए उनकी क्षमता को मजबूत करना। अब सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन 2.0 आया, तो उसमें क्या है कि सतत पर्यावास को पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन की दृष्टि से और सतत विकास की दिशा में एक बेहतर कदम के रूप में देखा गया। अब जो संशोधित सतत पर्यावास मिशन आया, मतलब जो 2.0 लॉन्च किया गया, उसमें 5 विषयगत क्षेत्रों की पहचान की गई। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है ऊर्जा और हरित भवन, फिर है शहरी नियोजन, हरित आवरण और जैव विविधता, तीसरा है गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, चौथा है जल प्रबंधन और पांचवा है अपशिष्ट प्रबंधन। तो सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन जो है वो 2.0 की जो कार्यान्वयन अवधि है वो 2020-21 से 2030 तक है। अब आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, तो ये अभी फ़िलहाल तो हमारे हिसाब से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी एक चीज़ देख लेते हैं कि वर्तमान में लगभग 831 किलोमीटर की मेट्रो व्यवस्था के साथ मेट्रो नक्शे पर 27 शहर हैं, ठीक है? मतलब 27 शहरों में, भारत के 27 शहरों में आजकल मेट्रो सेवा परिचालित हो रही है, ठीक है? फिर पीएम ई बस सेवा, तो ये सेवा अगस्त 2023 में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ाने और सिटी बस संचालन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देकर ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? तो 3 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर। 2011 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की आबादी 3 लाख या उससे अधिक है, वो सारे शहर जो हैं इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। इस योजना का लक्ष्य सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर सिटी बस संचालन के लिए 10,000 ई बसें प्रदान करना है। फिर आगे ये मेट्रो नियो है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो शहरी विकास हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर सेंट्रल विस्टा आ जाता है, जो हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है, और उसमें क्या-क्या चीज़ें। अब एक चीज़ ये देख लेते हैं, तो नया संसद भवन जो मई 2023 में संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तो नई इमारत के केंद्र में संविधान कक्ष और संविधान दीर्घा है। तो संविधान कक्ष में क्या है कि इसमें हमारे संविधान की स्थापना और उसे अपनाने के गहन महत्व को दर्शाया गया है, जबकि संविधान दीर्घा में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज और कलाकृतियाँ हैं और प्राचीन काल से लेकर कानून बनाने की प्रथाओं में इसकी उत्पत्ति से लेकर संविधान की स्थापना और संविधान को अपनाने तक की कहानी प्रस्तुत की गई है। और इसी तरह कर्तव्य पथ, तो कर्तव्य पथ का उद्घाटन 2022 में किया गया था। यह शक्ति के प्रतीक के रूप में पूर्ववर्ती राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और अधिकारिता का उदाहरण होने के कारण बदलाव का प्रतीक है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा हम अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 21, जो कि रिलेट करता है परिवहन से, यानी ट्रांसपोर्ट। और इसमें हमें बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा जो हमारे मेंस में किसी क्वेश्चन, मतलब इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनका इंट्रो कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी, ठीक है? रेलवे देख लेते हैं। तो 1853 में एक बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, तो केवल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने से शुरू हुई इसकी यात्रा का दायरा अब 68,043 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, बाकी आगे चीज़ें आएंगी। तो अभी ये देख लीजिए, समूचे रेलमार्ग किलोमीटर का लगभग 74.06% तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 80.38%, कुल ट्रैक किलोमीटर का 78.46% विद्युतीकृत हो चुका है। मतलब जो टोटल ब्रॉड गेज, मीटर गेज सारी जो लाइनें हैं उनको मिला के अभी तक जो विद्युतीकरण हुआ है वो 78.46% रेल मार्गों का हुआ है, ठीक है? फिर अब ये क्वेश्चन जो आता है, समूचा नेटवर्क 17 मंडलों में विभाजित है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं पूछते, लेकिन पीसीएस में ये जो रेलवे है और उनका हेडक्वार्टर मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में, पूर्वी रेलवे का कोलकाता में, पूर्वी तट का मुख्यालय भुवनेश्वर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में, उत्तर पूर्वी गोरखपुर में, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर मालीगांव गुवाहाटी में, उत्तर पश्चिम का मुख्यालय है जयपुर में, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिमी मुंबई और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, और मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है? ये चीज़ें पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ मैचिंग के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है रेलवे वित्त।
तो भारत सरकार ने समग्र वित्तीय आंकड़ों का हिस्सा होने के बावजूद 1924 की पृथक्करण परिपाटी के कारण 1924-25 से रेल बजट संसद में अलग से पेश किया जाता रहा है, ठीक है। और 2017-18 से क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट में शामिल कर लिया गया। उससे पहले वो अलग अलग पेश किया जाता था। फिर रेलवे विद्युतीकरण, तो आयातित पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम करने, देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, रेलवे प्रणाली को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने और रेल प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय रेलवे अपने रेलमार्गों का तेजी से विद्युतीकरण कर रहा है। मार्च 2023 तक कोंकण रेलवे सहित 58,812 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो जो ब्रॉड गेज है, जो हम अपन ट्रैवल करते हैं, वो ब्रॉड गेज लाइनें हैं, तो उनका जो कुल नेटवर्क का 90% विद्युतीकरण हो चुका है, ठीक है। मतलब जो टोटल था, जो ब्रॉड गेज मीटर गेज है, उनका लगभग 78% हुआ है, और जो ब्रॉड गेज है उनका लगभग हो चुका है 90%, ठीक है। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है, और यह भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन और देश की सबसे तेज गति की ट्रेन मानी जाती है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 2019 में किया गया था। इसका पहला रूट कहाँ है, दिल्ली से वाराणसी के लिए है। वंदे भारत एक्सप्रेस वास्तव में एक आधुनिक ट्रेन है जिसे नवीनतम तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रेन सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित दरवाजे, जैव शौचालय और अग्निशमन प्रणाली से भी सुसज्जित है, ठीक है। और वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंचने में सक्षम है, जो इसे देश की सबसे तेज गति की ट्रेन बनाती है। इसके अलावा जो रेल पर्यटन है, कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं, लग्जरी, टूरिस्ट, सेमी लग्जरी। अब हमारे यहाँ 4 जो हैं वो लग्जरी ट्रेनें हैं, जिनको बोला जाता है डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है। ये लग्जरी ट्रेनें हैं जिनका किराया बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और इसमें आप एकदम 5 स्टार होटल की फीलिंग ले सकते हैं। फिर सड़कें, तो सड़क से रिलेटेड हमें एक आगे डेटा मिलेगा, जो ये है। हाँ, तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत में लगभग 63.32 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। सड़कों के इस नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,46,145 किलोमीटर है, और राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें हैं, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क नेटवर्क का लगभग 2% हिस्सा है, लेकिन यह लगभग 40% यातायात भार वहन करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब इसके अलावा एक भारतमाला परियोजना करके जो योजना 2017 में आई थी, तो भारत सरकार ने 2017 में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए भारतमाला परियोजना को मंजूरी दी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि भारत के राजमार्ग विकास कौशल की कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाओं को इस परियोजना के तहत विकसित किया गया है। कुल मिला के इसमें यह था कि भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी। मतलब जो रसद की लागत में है उसमें भी कमी आएगी, जो सामान देरी से पहुंचता है वो भी, उसमें भी कमी आएगी, और तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके तहत की गई। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो विकसित की गई हैं, वो हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग, चेनानी नासरी सुरंग जो कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सड़क सुरंग है, 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, और बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस परियोजना के तहत शामिल की गई हैं। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मॉडल कनेक्टिविटी तैयार करने हुए भारत सरकार का उद्देश्य एक कुशल रसद नेटवर्क बनाना और देश में बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के एक नए युग की शुरुआत करना है, ठीक है। फिर देश के लॉजिस्टिक बुनियाद ढांचे को मजबूत करने के लिए एनएचआई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के माध्यम से 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्ग विकास, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, ये हम देख लेते हैं कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के लिए कौन से अहम कदम उठाए हैं। तो पहला है त्रिपुरा के माध्यम से बांग्लादेश कनेक्टिविटी, मणिपुर के माध्यम से म्यांमार कनेक्टिविटी, पश्चिम बंगाल के माध्यम से नेपाल कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे जो पूर्व की तरफ है वो हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए चलाई गई योजनाएं हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। तो अब एक है पर्वतमाला परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। तो इसके तहत क्या है, खाली इतना देख लेते हैं कि NHLMAL, तो ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संभार तंत्र प्रबंधन लिमिटेड। ये क्या कर रहा है, वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 60 किलोमीटर लंबाई के साथ रोपवे परियोजनाओं को सौंपने की योजना बनाई है इसने, और मार्च 2023 में वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी गई, जो निर्माणाधीन है। मतलब जो भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना है वो कहाँ रखी गई है, वाराणसी में। ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। वह एक है समुद्री विकास।
तो भारत की तट रेखा लगभग 7517 किलोमीटर लंबी है, 7517 किलोमीटर लंबी है। यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों एवं द्वीपों तक फैली है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे पत्तन हैं। ठीक है। फिर देश का 95% व्यापार इसी माध्यम से होता है, किससे? समुद्री परिवहन। और यह व्यापार के कुल मूल्य का 68% है। ठीक है। फिर सागरमाला कार्यक्रम, जैसे सड़कों के लिए भारतमाला था, ऐसे ही समुद्र में परिवहन को सुचारू रूप से और थोड़ा सुगमता उसको प्रदान करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम बना था। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों और जहाज चलने लायक 14,500 किलोमीटर समुद्री किनारे के उपयोग के लिए भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया था। अब इसमें क्या क्या शामिल है? तो घरेलू कार्गो परिवहन की लागत कम करना, तट के निकट भावी औद्योगिक क्षमताओं का पता लगाकर बड़ी मात्रा में वस्तुओं की ढुलाई की लागत कम करना, पत्तन के निकट अलग विनिर्माण समूह इत्यादि का विकास। इस कार्यक्रम के अन्य उद्देश्यों में शामिल है पत्तन आधुनिकीकरण, नए पत्तनों का विकास, पत्तन संपर्क, तटीय सामुदायिक विकास इत्यादि। ये सारी चीजें इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। फिर तटीय नौवहन, तो तटीय नौवहन जल परिवहन सड़क या रेल परिवहन की तुलना में अब तक का सबसे कम कार्बन उत्सर्जन वाला संसाधन है। प्रति प्रति मीट्रिक टन कार्गो के आधार पर एक बड़ा कंटेनर जहाज रेल की तुलना में आधा और सड़क परिवहन की तुलना में उसका लगभग छठवां भाग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है जहाज निर्माण। तो देश में कुल 28 पोत प्रांगण यार्ड हैं जहां पे जहाज का निर्माण होता है, जिनमें से 6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, 2 राज्यों के अधीन और 20 निजी क्षेत्र के अधीन है। मतलब इस क्षेत्र में जो है, मतलब जहाज निर्माण में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो ज्यादा है। ठीक है। फिर जहाज मरम्मत, तो सार्वजनिक क्षेत्र डॉक यार्डों में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की जहाज मरम्मत की क्षमता सर्वाधिक है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो जहाज मरम्मत की क्षमता उसकी सबसे ज्यादा है। ये फैक्ट ध्यान रखने वाला है। फिर एक देख लेते हैं जहाज पुनरावर्तन। अब ये आता है, इसको रिसाइकलिंग की ये हिंदी है। अब रिसाइकलिंग हमें वर्ड पता है, लेकिन पुनरावर्तन जब तक हम इसकी इंग्लिश नहीं देखेंगे हम इसमें सहज नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि परिचालन जीवन के अंत में जब जहाज पुराने हो जाते हैं और उनका मतलब ऑपरेशनल टाइम खत्म हो जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, जहाज़ों को तोड़ दिया जाता है और वहाँ से गैर लौह और लौह धातुओं का फिर से उनको रीइनोवेट किया जाता है। ठीक है। इसे ही रिसाइक्लिंग कहा जाता है। अब भारत में जहाज की रिसाइक्लिंग मुख्य रूप से गुजरात के अलंग सोसिया में की जाती है। गुजरात में एक एरिया है अलंग सोसिया, जहाँ पे जहाज की रिसाइक्लिंग की जाती है। अलंग सोसिया में यह 1983 में शुरू हुआ। आज यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइक्लिंग यार्ड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें इसमें मिलेंगे। तो अलंग सोसिया गांव से सटे खंभात की खाड़ी के पश्चिमी तट पर लगभग 10 किलोमीटर लंबे समुद्र तट को एक जहाज रिसाइक्लिंग यार्ड के रूप में विकसित किया गया है। यह समुद्र तट की जमीन की कम ढलान और उच्च ज्वार वाला क्षेत्र है, जो जहाजों को किनारे तक लाने के लिए सुविधाजनक है। एक तो पहली चीज कौन सा एरिया है, अलंग सोसिया, और ये क्यों बनाया गया है ये भी इसमें रीजन दिया हुआ है। ठीक है। फिर इसमें 450 जहाज प्रति वर्ष से अधिक की उच्च रिसाइकलिंग क्षमता है। और मुंबई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और बेपोर पोर्ट कालीकट के पास स्टील इंडस्ट्रियल केरल लिमिटेड में भी सीमित पैमाने पर जहाज की रिसाइकलिंग का काम किया जाता है। अलंग सोसिया की जगह और भी ये 4 जगह हैं जहां पे ये काम किया जाता है। अंकटाट की ओर से समुद्री परिवहन 2021 में की गई समीक्षा के अनुसार 2020 में भारतीय जहाज रिसाइकलिंग यार्ड को कुल 29% रिसाइकलिंग सामग्री का विक्रय किया गया है। 2019 में जहाजों की सुरक्षित और व्यवस्थित रिसाइकलिंग के लिए भारत हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में शामिल हुआ है। तो हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो था उसमें क्या है के लिए भारत, ये जो रिसाइकलिंग वाला था मुद्दा, उसके लिए भारत उसमें शामिल हो गया है। ठीक है। फिर प्रमुख पत्तन, तो 6 बड़े पत्तन हैं भारत में जो पूर्वी तट पर हैं। तो पूर्वी तट पर कौन से बड़े पत्तन स्थित हैं वो हम देख लेते हैं। कोलकाता, पारादीप, उड़ीसा, विशाखापत्तनम, कामराजार, इन्नौर, चेन्नई और वियो चिदम्बरनार। ठीक है। ये पूर्वी तट पर हैं। और अन्य जो बड़े पत्तन हैं कोची केरल, न्यू मंगलूर, मोरमागांव मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पत्तन और दीनदयाल पश्चिम तट पर हैं। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। फिर बड़े पत्तन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में है और संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में आते हैं। जो बड़े पत्तन हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आएंगे, लेकिन और उसके अलावा प्रमुख पत्तनों को छोड़कर जो शेष संबंधित राज्य सरकार अधिकार क्षेत्र में है और वो समवर्ती सूची में है। ठीक है। भारत के सभी पत्तनों से होने वाले कुल परिवहन यातायात में 55% बड़े और 45% छोटे पत्तनों के जरिए होता है। फिर अंतर्देशीय जल परिवहन, तो अंतर्देशीय जल परिवहन ईंधन की कम खपत वाला, पर्यावरण अनुकूल, कम लागत वाला और कम कार्बन उत्सर्जन वाला है। वर्तमान में देश में इसके माध्यम से कुल कार्गो आवाजाही का 2% से भी कम माल का परिवहन होता है। ठीक है। फिर जलमार्ग विकास परियोजना,
तो जलमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। इसका उद्देश्य गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया वाराणसी भाग पर राष्ट्रीय जलमार्ग ए की क्षमता बढ़ाना है। यह कार्य विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता से किया जा रहा है। अब परियोजना में मुख्य कार्य क्या है कि 3 मल्टी मॉडल और इंटर मॉडल टर्मिनल लॉक का निर्माण करना है। फरक्का में नई नेविगेशनल रखरखाव सुविधाएं, दिन रात जहाज रानी सहायता और नदी संरक्षण कार्य, ये कुछ इसके मुख्य कार्य हैं। फिर क्रूज पोत परिवहन, तो अवकाश पर्यटन के घटक के तौर पर क्रूज पर्यटन का देश तेजी से विकास हो रहा है। इस प्रकार के अवकाश पर्यटन से काफ़ी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। जैसे अभी हाल ही में गंगा विलासम करके एक है, जो गंगा नदी में चलाया जाएगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें पर्यटन के तौर पर विकसित की जा रही हैं। फिर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई थी और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इस विश्वविद्यालय के कैंपस चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। बाकी आगे देख लेते हैं। नागर विमानन में, तो शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेट करता है, ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो शिकागो कन्वेंशन करता है, ये जो उड्डयन क्षेत्र है, ठीक है, यानी हवाई परिवहन, उससे ये रिलेट करता है। ठीक, फिर आगे आ जाते हैं क्षेत्रीय संपर्क योजना। तो क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़े देश का आम नागरिक उड़ान की परिकल्पना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुविधाजनक बनाना और उसे प्रोत्साहित करना है। पहली क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान का उद्घाटन 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर आगे देख लेते हैं। आगे और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम, हाँ, फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये PCS के लिए है कि बाई चांस ये कहाँ है, तो ये देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, ये मतलब अमेठी में है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है और ये भी फुर्सतगंज, अमेठी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके अलावा इसमें, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी एक बार देख लेते हैं। अब एयर इंडिया का विनिवेश हो गया है, वो हॉट टॉपिक नहीं है, तो उसे अभी हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का एक विस्तृत नेटवर्क संचालित करता है और वर्तमान में 116 देशों के साथ वायु सेवा समझौता है। भारत वर्तमान में 52 से अधिक देशों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जबकि परोक्ष मार्गों के माध्यम से 100 से अधिक देशों को जोड़ता है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के अनुसार ओपन स्काई अरेंजमेंट 6 भारतीय मेट्रो हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर से सीधे मौजूदा द्विपक्षीय अधिकारों के अलावा असीमित उड़ानों की अनुमति देता है। 2022 में भारत ने मालदीव, कनाडा और न्यूजीलैंड के साथ खुले आकाश की व्यवस्था ओपन स्काई अरेंजमेंट में प्रवेश किया। अक्टूबर 2023 तक भारत ने 24 देशों के साथ खुले आकाश की व्यवस्था की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है। फिर आगे देख लेते हैं ड्रोन। अब ड्रोन में तो क्या क्या यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं, बाकी इसमें कुछ उतना खास दिया भी नहीं है। और फिर बायोमेट्रिक सक्षम निर्बाध यात्रा, तो डिजी करके आपने सुना होगा। तो डिजी यात्रा नीति नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है, जो कई टच पॉइंट पर टिकट और आईडी के सत्यापन की आवश्यकता के बिना हवाई अड्डों पर यात्रियों को सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करती थी। मतलब जब आप एंट्री के टाइम पे जाते थे तो भीड़ लग जाती थी, तो उसे जो है मतलब वो ना हो, उसके लिए ये चीज़ शुरू की गई है। ठीक है, इसमें हवाई अड्डों पर फेशियल रिकॉग्निशन प्रौद्योगिकी और के आधार पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध प्रक्रमण की परिकल्पना की गई है। अब उपयोग के 24 घंटे के भीतर जो भी डेटा आता है आपका, तो उसको उसका मतलब उससे वहाँ से 24 घंटे के भीतर उस डेटा को हटा दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में यह सेवा केवल घरेलू उड़ानों के लिए शुरू की जा रही है और यह स्वैच्छिक प्रकृति की है। डिजी यात्रा ऐप एंड्रॉयड के साथ साथ iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है। अक्टूबर 2023 तक यह 13 हवाई अड्डों अर्थात दिल्ली, बेंगलोर, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, कोची और गुवाहाटी हवाई अड्डों पर परिचालित है। ठीक है, अब एक योजना आई थी कृषि उड़ान 2.0। तो ये योजना कब आई थी? 2021 में। तो यह हवाई परिवहन द्वारा कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी, आदिवासी क्षेत्र, द्वीपों और अन्य चिन्हित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहकों और यात्रियों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज और रूट नेविगेशन फैसिलिटेशन चार्ज की पूर्ण छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में पैदा होने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध लागत, प्रभावी समयबद्ध हवाई परिवहन और संबंधित रसद सुनिश्चित करना है। इस योजना में देश के कुल 58 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। सुगम्य भारत अभियान हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है
तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।